आज के वर्तमान समय में सरकारी और प्राइवेट तमाम तरह के बैंक मौजूद हैं और यही वजह है कि स्टूडेंट से लेकर बुजुर्ग लगभग सभी के अपने अपने निजी खाते हैं बैंक में। लेकिन क्या कभी हम बैंक में खाता खुलवाते समय उस पर लिखे गए सभी नियम यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से पढ़ते हैं? अमूमन लोगों का जवाब ना में मिलेगा। बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर या अन्य किसी भी बैंक डॉक्यूमेंट्स पर नियम और शर्तें इतने बारीक शब्दों में होती है कि लोग उसे पढ़ने की जहमत ही नहीं उठाते। दूसरा ये कि बैंक कर्मचारी या फिर बैंक एग्जीक्यूटिव हमें मोटा मोटा जानकारी दे ही देते हैं। वैसे भी बैंक वाले अक्सर उन्हीं नियम व शर्तों को बताते हैं जिसके कारण हम यानी कि कस्टमर उनकी बात आसानी से मानकर उनकी सेवाएं लेने को राजी हो जाएं। लेकिन हम लोग यहीं पर गच्चा खा जाते हैं और हमारी इसी नासमझी के चलते बैंक उन शर्तों और नियमों को जबरन बाद में हमारे ऊपर थोप देते हैं जिनसे सिर्फ बैंक को ही फायदा होता है और हमारा नुकसान। आज हम हिंदी काउंटडाउन के इस वीडियो में कुछ ऐसे नियम और शर्तों के बारे में बात करेंगे जो अक्सर बैंक वाले अपने कस्टमर से छुपा लेते हैं या फिर कस्टमर्स को कम ही बताते हैं और वहीं इन नियम और शर्तों को जानकर आप फायदे में रह सकते हैं। एटीएम ट्रांजैक्शन की हर रसीद को संभाल कर रखें। आजकल हर कोई एटीएम तो इस्तेमाल करता ही है और करना भी चाहिए। जाहिर है कि पैसा निकालने के बाद आप स्लिप भी निकालते होंगे। स्लिप को देखकर डस्टबिन में फेंक दिया जाता है ये सोचकर कि बाकी लोग भी तो स्लिप डस्टबिन में ही फेंक देते हैं तो हम भी फेंक देते हैं। कई लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन आपकी ये छोटी सी गलती आपको काफी भारी पड़ सकती है। जहां तक हो सके आप अपने एटीएम ट्रांजैक्शन की हर रसीद को संभाल कर रखें क्योंकि एटीएम एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है। दरअसल जिन सॉफ्टवेयर का एटीएम मशीन में पैसे निकालने और जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कुछ गलतियां भी पैदा कर सकता है। देखा जाए तो सिस्टम ही है ना। जब इंसान गलती कर सकता है तो टेक्नोलॉजी क्या चीज है, कुछ भी कभी भी खराब हो सकता है। इसकी वजह से कई सारे ट्रांजैक्शन के डुप्लीकेट भी बन सकते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह होगा। आपके एटीएम स्लिप आपके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन का सबूत होता है। दरअसल इन सभी परेशानियों से बचने के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन की हर रसीद को संभाल कर रखें जिससे आपका पैसा और अधिक सुरक्षित हो सके। कभी जरूरत पड़े तो आप इन रसीदों को बैंक को दिखा सकते हैं। चेक क्लियरेंस का समय। जब कभी आप बैंक अकाउंट में कोई चेक जमा कराते हैं तो आपके अकाउंट में इमीडिएट पैसे नहीं आते हैं बल्कि इसमें कुछ समय लगता है। दरअसल अगर आपका चेक कहीं बाहर का है तो समय कुछ ज्यादा ही लग जाता है। असल में चेक क्लियरेंस का समय बैंक पर ही निर्भर करता है, लेकिन यदि चेक उसी बैंक का है तो एक दिन में क्लियर हो जाता है। वहीं यदि चेक दूसरे बैंक का होता है तो 2 से 3 वर्किंग डे लग जाते हैं। वहीं जून 2012 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के डिजिटलाइजेशन के निर्देश दिए थे ताकि चेक क्लियरेंस को तेज किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक के इस दिशा निर्देश से पहले तक किसी अन्य राज्य के चेक को क्लियर होने में 15 दिन से 3 सप्ताह का समय लग सकता था। एक राज की बात यह है कि असल में जब चेक क्लियर होने में देरी होती है तो बस यहीं पर बैंक फायदा कमा लेते हैं। दरअसल आपके अकाउंट में पैसे आने में जितना अधिक समय लगेगा बैंक के लिए वो उतना ही फायदेमंद है। जितना टाइम गैप आपके चेक क्लियर में बैंकों को मिलता है ये पैसा उस समय के लिए फ्री फंड फ्लोट के तौर पर मिल जाता है और वे इसका फायदा कमाते हैं। जी हाँ, दरअसल ऐसा ही केस साल 2011 का है जब बैंकों को चेक क्लियर करने में देरी करने से लगभग 620 करोड़ की कमाई हुई थी। क्यों, चौंक गए ना? लॉन्ग टर्म कस्टमर प्रिविलेज। हर संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन की तरह बैंक में भी पुराने और लॉयल कस्टमर्स को कुछ प्रिविलेज यानी कि सुविधाएं दी जाती है, लेकिन अधिकतर बैंक में इसके बारे में अपने पुराने कस्टमर्स को पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती। ऐसे में कस्टमर को इसके बारे में खुद ही पूछना चाहिए क्योंकि बैंक से बात करने पर वे सामान्यतः अपने पुराने कस्टमर्स को फीस, शुल्क आदि में रियायत दे देते हैं। तो देर किस बात की है? अगर आप भी अपने बैंक के बहुत पुराने कस्टमर हैं तो आज ही अपने बैंक में जाकर इस बारे में पता कीजिए और इस सुविधा का फायदा उठाइए। अधिक ब्याज दर वाले अकाउंट। आपको बताना चाहेंगे कि साधारणतः बैंक कई तरह के अकाउंट ऑफर करते हैं। दरअसल कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं जिनमें अधिक ब्याज मिलता है। ऐसे में कोई बैंक आपको इनके बारे में बताए ये जरूरी नहीं है। आपका बैंक में कितने तरह के अकाउंट हैं और किसमें आपको अधिक फायदा होगा इसका पता आपको खुद ही लगाना होगा और इसीलिए अधिक रिटर्न कमा सकते हैं। तो पहले पता कर लें कि किस अकाउंट पर अधिक ब्याज मिलता है ताकि पैसों का इन्वेस्ट कर सकें। डेबिट कार्ड खो जाने पर आपका अकाउंट कितना सुरक्षित है? अगर हम कार्ड के चोरी होने या खोने की बात करते हैं तो आपके डेबिट कार्ड से अधिक सुरक्षित आपका क्रेडिट कार्ड है। हालांकि कोई भी बैंक आपको इस बारे में नहीं बताएगा। अपने बैंकर से बात करके अपने कार्ड को खोने या चोरी होने की स्थिति में सुरक्षा की जानकारी ले लें। जी हाँ, दरअसल भारतीय स्टेट बैंक एक क्रेडिट कार्ड प्रोटेक्शन प्लान यानी कि CPP देता है जो इस तरह की परिस्थितियों में आपके लिए मददगार होता है। आप भी अपने बैंक से पता करें क्या उनके पास भी ऐसी कोई स्कीम है।
दरअसल इस तरह से आप अपने कार्ड को अधिक सुरक्षित कर सकते हैं। करंट अकाउंट में पैसे। लोग चेक बाउंस होने जैसी स्थिति से बचने के लिए कई सारे उपाय करते हैं। जी हाँ, असल में कुछ लोग समझदारी दिखाते हुए अपने करंट अकाउंट में अधिक से अधिक पैसे रखते हैं ताकि चेक बाउंस ना हो। चेक बाउंस होने के कारण पेनल्टी चुकानी पड़ती है, जिससे बचने के लिए ये सब किया जाता है। लेकिन इन पैसों को यदि आप सेविंग अकाउंट में रखेंगे तो इस पर बैंक आपको ब्याज भी देगा। असल में सिर्फ चेक बाउंस से बचने के लिए करंट अकाउंट में पैसे रखने के बजाय सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल करें। चेक बाउंस ना हो इसके लिए चेक इशू करने से पहले ही ध्यान रखें कि अकाउंट में पर्याप्त पैसे हैं या नहीं, जिससे आपको चेक बाउंस होने जैसी स्थिति पैदा ही नहीं होगी। जल्दी लोन चुकाना ज्यादा महंगा पड़ता है। लोग एक्स्ट्रा चार्जेस से बचने के लिए अपना लोन समय पर चुकाने की कोशिश करते हैं और जल्दी चुकाते भी हैं, लेकिन बहुत से बैंक ड्यू डेट से पहले चुकाने पर फीस चार्ज कर लेते हैं। इसलिए तय वक्त पर ही फीस या शुल्क जमा करें, या फिर शुल्क जमा करने से पहले बैंक से इसके चार्जेस के बारे में पूछ लें। कोई फ्री बैंकिंग नहीं होती। चाहे बैंक आपसे मंथली चार्ज ना ले, लेकिन फिर भी बैंकिंग फ्री नहीं होती। ओवरड्राफ्ट चार्ज, क्रेडिट बैलेंस पर ब्याज के रूप में हम सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक को चार्जेस देते ही हैं। यहाँ तक कि डेबिट कार्ड के यूजेस पर भी बैंक हमसे फीस चार्ज करते हैं। कार्ड के अपग्रेडेशन पर भी लगता है चार्ज। बैंक अक्सर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिल्वर कार्ड को गोल्ड में और गोल्ड को प्लेटिनम में अपग्रेड करवाने का लालच देते हैं, लेकिन बैंक आपको ये नहीं बताते कि नए क्रेडिट कार्ड के लिए आपको 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक का सालाना चार्जेस भी देना पड़ सकता है, भले ही कार्ड फ्री में अपग्रेड हो जाए। हर नियम और शर्तों का सही मतलब समझें। बैंक के किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले सही से पढ़ लें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। असल में बैंक डॉक्यूमेंट में आपको कई सारे ऐसे शब्द मिल सकते हैं जिनका मतलब ज्यादातर लोगों को आम बोलचाल में पता ही नहीं होता। ऐसे शब्दों की अनदेखी करना सही नहीं है, इसलिए उनका मतलब पूछना बेहद आवश्यक है। बैंक डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले सभी शब्दों के मतलब अच्छी तरह से समझ लें, वरना बैंक से जरूर पूछ लें उसका मतलब, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। हालांकि इसमें आपका और बैंक अधिकार का बहुत सारा समय लग सकता है, लेकिन भविष्य में आपको इसका लाभ ही मिलेगा। लघु उद्योग लोन। आप छोटे बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं तो आपके लोन के अप्रूवल के चांसेस काफी कम होते हैं। दरअसल कई बैंक छोटे बिजनेस वालों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को लोन न दिया जाए। दरअसल उनका मानना होता है कि छोटे कारोबारी बैंक का पैसा लेकर भाग जाएंगे और फिर बैंक को अपने पैसों के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ना पड़ेगा। स्वाइप चार्ज। आजकल हर कोई डिजिटल हो रहा है। जब आप अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड दुकान पर इस्तेमाल करते हैं तो रिटेलर को इस ट्रांजैक्शन का फीस देना होता है। ये फीस मुख्यतः कस्टमर के बैंक खाते से ही ली जाती है। मेंटेनेंस चार्ज। बहुत से बैंक कस्टमर से मेंटेनेंस चार्ज भी लेते हैं। कुछ बैंक इसे माफ कर देते हैं यदि आपके खाते में बैंक द्वारा निर्धारित राशि रहती है तो। इसलिए जीरो मेंटेनेंस चार्ज वाला बैंक खाता ही चुनने में फायदा है। कई बार ये भी नियम होता है कि खाते में 10,000 या 5,000 से कम राशि रहने पर बैंक जुर्माना लगा सकता है। इसलिए अगर किसी निजी बैंक में बचत खाता खुलवा रहे हो तो इस पॉइंट पर बैंक से जरूर जानकारी लें। उम्मीद है ये छोटी छोटी जानकारियां आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फायदा जरूर दिलाएंगी। अगर इन सब के अलावा आपके पास कुछ ऐसे ही और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।